I'm here to provide you the best I have. So guys, आज की क्लास में हम लोग डेरिवेटिव्स को कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं. सो स्पेसिफिकली डेरिवेटिव्स जो हम लोगों ने पढ़ा है ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड यानी डे टू डे लाइफ में कहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इनका यूसेज देखा जा सकता है. तो उन्हीं से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट्स रहते हैं. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज जो है काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है. सही बताऊं तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है. आप जस्ट कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलों को अगर आप जानते हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर सकते हैं. जस्ट बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और रेस्पेक्टिवली अगर मैं बताऊं तो बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं. ठीक ठाक छोटे मोटे क्वेश्चंस बनते हैं और रेयरली हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछने भी नहीं जाते हैं. लेकिन हाँ, आसान सवाल है, आसान कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग इसे पूरी तरह सीखेंगे, जानेंगे और इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे. सो चलिए फटाफट क्लास को ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर कमेंट्स करना स्टार्ट कर देंगे. गाइस, आई एम वेटिंग फॉर एवरीबॉडी. तो हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन कर चुके हैं जरा देखें. यहाँ पर उमेश हैं, मनीष श्रीवास्तव हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद. सुमित गोस्वामी है हमारे साथ. ओके, शायद वो हाउ आर यू लिखना चाहते थे, हाउ सर लिख दिया है. चलिए, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मनीष एंड जय हिंद, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं. आज का टॉपिक जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है. कार्तिक दरवाल, हेलो बच्चे, हेलो. यस 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 सुमित, है ना. चलिए बहुत बढ़िया. तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज है. हमारे साथ गजेंद्र भी जुड़ चुके हैं, रोशन ठाकुर भी जुड़ चुके हैं. चलिए बहुत बढ़िया. ओके, सो क्या है कॉन्सेप्ट हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. तो इसके ऊपर बात करेंगे. इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. हम लोग बात करेंगे कि सर डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर क्या होता है, डेरिवेटिव्स को हम लोग एज अ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं. आपको याद होगा मैंने डेफिनेशन भी आप लोगों को दी थी कि किसी भी चीज के चेंज होने की जो रेट होती है वो डेरिवेटिव बताता है. तो वही सीधा सीधा हम लोग एप्लीकेशन देखने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर. सो नथिंग न्यू. एंड हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वांटिटीज के अंदर जो चेंज आता है वो डेरिवेटिव यहाँ पर एक्सप्लेन करता है. तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे. एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अगर हम लोग एनालिसिस करें तो 2019 में बेटा पूरा एओडी, मतलब एओडी आप लोग समझ रहे हो बेटा. एओडी का मतलब क्या क्या जाता है इसमें, आपका रेट मेजर आ जाता है. ठीक है बेटा, क्या आ जाता है, रेट मेजर का कॉन्सेप्ट आ जाता है. और क्या आ जाता है बेटा आपके साथ इसमें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस आ जाता है. तीसरा और क्या आ जाता है बेटा इसमें, आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स आ जाता है. टेंजेंट्स नॉर्मल्स के साथ लास्ट टॉपिक और क्या आ जाता है, हालांकि एक और है लेकिन उससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं. ठीक है, फोर्थ आपको क्या दिया जाता है, मैक्सिमा मिनिमा दिया जाता है. ये चार टॉपिक से स्पेसिफिकली सवाल पूछे जाते हैं. तो इन चारों को अगर हम लोग एक साथ देखें तो 2019 में 5 क्वेश्चन, 2018 में 7 क्वेश्चन, 2017 में 9 क्वेश्चन. अच्छा है बेटा. और 2016 में 6 क्वेश्चन पूछे जाए गए हैं. तो ये काफी अच्छा एक वेटेज यहाँ पर मिल रहा है इन टॉपिक्स में से. एक और टॉपिक रहता है बेटा, एक और टॉपिक रहता है हमारे पास जिसका नाम होता है अप्रोक्सीमेशन. लेकिन अप्रोक्सीमेशन से कोई सवाल नहीं पूछा जाता है एनडीए में. ये मैंने प्रीवियस ईयर्स को देखकर बोल रहा हूँ. तो हम लोग स्पेसिफिकली जो कंटिन्यू करेंगे, हम लोग यही 4 टॉपिक करेंगे. रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमा मिनिमा. तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेट मेजरमेंट की बात करेंगे. ठीक है, चलिए. तो इसी के साथ आगे बात करें तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डेरिवेटिव्स निकालने के कुछ यूनिक मेथड्स को देखे थे, जैसे लॉगरिथमिक डेरिवेशन और डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस. ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी बेटा. अच्छे से आप लोगों ने इसको स्टडी भी किया होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा, क्वेश्चन भी लगाए होंगे. ठीक है, तो बेटा आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ. आप लोग डाउट सेशंस का इस्तेमाल करते हैं क्या? डाउट जो आपको डाउट वाला कॉलम मिलता है, आप लोग वहां पर अपनी कोई यस रोशन ठाकुर, रोलिस थ्योरम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. रोलिस थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंजेंट नॉर्मल्स के साथ. ठीक है, रोलिस थ्योरम जो रहेगा वो टेंजेंट नॉर्मल्स के साथ पढ़ाऊंगा. और चलिए शुरू करते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आपको क्या बोलना चाहता है बेटा, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ. आपको सिंपल लैंग्वेज में मैं इस चीज को समझाता हूँ कि हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज क्या बोलना चाहते हैं. एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत ही कारगर एग्जाम्पल है बेटा. एक बच्चा जो होता है वो 0 to 5 ईयर्स, मान लो मैं उसकी एज का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, 20 सालों का डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20. जब वो 0 से 5 साल का था, 5 साल से 10 साल का था, 10 साल से 15 साल का था और 15 साल से 20 साल का था. तो आप लोग ये कहोगे सर जब वो 0 ईयर्स का था तब उसकी हाइट कितनी रही होगी बेटा? उसकी हाइट मैक्सिमम 2 फीट रही होगी.
कितनी रही होगी, 2 फीट रही होगी। जब वो 5 साल का हो गया तो बेटा उसकी हाइट कितनी हो गई होगी, उसकी हाइट बेसिकली 2 फीट नहीं 1.5 फीट हम लोग मान लेते हैं कि 1.5 फीट का बच्चा होगा, हद से ज्यादा क्या ही ऊंचा होगा। जब वो 5 साल का हो गया होगा तो बेटा 3 फीट का हो गया होगा। जब वो 10 साल का हो गया होगा तब वो 4 फीट का हो गया होगा। जब वो 15 साल का हो गया होगा तब बेटा वो 5 फीट का हो गया होगा। जब वो 20 साल का हो गया होगा तो हद उसकी हाइट 5.5 फीट तक हो गई होगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हैं कि सर जो हाइट है वो हाइट समय के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट रेट पे चेंज नहीं हो रहा है। यानी जब वो 5 साल के अंदर जब पहली बार जब वो हाइट चेंज हो रही थी तो उसकी हाइट बेटा 1.5 फीट हाइट बढ़ी थी। फिर अगले 5 साल में बेटा उसकी हाइट अगर आप नोटिस करोगे तो उसकी हाइट सिर्फ 1 फीट बढ़ी थी। अगले 5 साल में उसकी हाइट फिर से 1 फीट ही बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी बेटा, 1 फीट बढ़ी थी। और अगले 5 साल में उसकी हाइट बेटा 1 फीट नहीं सिर्फ 0.5 फीट ही बढ़ी थी। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि सर समय के हिसाब से जब हमारा समय 0 ईयर्स था, यानी बच्चा जब पैदा ही हुआ होगा तब हमारा जो हाइट था वो इतना था। जब 5 साल का हो गया होगा तब उसकी हाइट इतनी हो गई, 10 साल के बाद इतनी हाइट हो गई होगी, 15 साल के बाद इतनी हाइट हो गई और 20 साल के बाद इतनी हाइट हो गई। तो हम लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सर हाइट जो है वो चेंज हो रही है। हाइट जो है वो चेंज हो रही है और किस हिसाब से चेंज हो रही है सर, समय के हिसाब से चेंज हो रही है। समय के हिसाब से जब कोई चीज चेंज होती है, यानी कोई भी क्वांटिटी कोई भी चीज जब बदलती है बेटा किसके हिसाब से, समय के हिसाब से जब बदलती है। तो यहाँ पर क्या चीज बदल रही है सर, यहाँ पर बदल रही है अपनी हाइट, यानी जो ऊंचाई है बच्चे की, जो उसकी हाइट है वो बदल रही है। तो हम लोग कहेंगे सर हाइट जो है वो बदल रही है किसके हिसाब से सर, टाइम के हिसाब से। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रेट बोलेंगे। इस चीज को समझ में आ गया सभी को कि रेट किसको बोलेंगे बेटा, हिंदी में कहें तो इसको दर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, दर कहा जाता है। कि अगर किसी चीज के बदलाव को हम लोग क्या बोले बेटा, समय के हिसाब से देखें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर बोलेंगे। रेट ऑफ एनी चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द रेट। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर आपको इस चीज को समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये चीज हम लोग मैथ्स में कैसे यूज करते हैं और इसको हम लोग फिजिक्स में कैसे यूज करते हैं। तो आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटा। आप लोग जानते हो बेटा वेलोसिटी, यानी कि जो आपके पास वेग होता है, वेग होता है या चाल होती है, वेग होता है, वेग है ना। तो वेग जो होता है वो आपका ds बाई डी टी होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। वहीं पर अगर आप एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो वो dv बाई डी टी हो जाता है। वहीं पर अगर आप फोर्स की बात करें तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से बेटा वो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाता है। वहीं पर अगर मैं पावर की बात करूं तो बेटा वो एनर्जी का रेट ऑफ चेंज ऑफ हो जाता है कि एनर्जी कितनी तेजी से चेंज हो रही है, एनर्जी जितनी तेजी से कंज्यूम हो रही है, दैट इज कॉल्ड पावर। ठीक है, उसे हम लोग रेट बोलेंगे। ठीक है, रेस्पेक्ट में होगी तो ग्रेडियंट बोलेंगे। यस ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, रेट बोलेंगे और अगर डिस्टेंस है ग्रेडियंट बोलेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल ये तो थोड़ा फिजिक्स में आ जाएगा, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट जो है वो अलग है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो ये हम लोगों को मालूम है कि सर वेलोसिटी जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है, फोर्स जो होता है वो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज होता है, पावर जो होता है वो एनर्जी का रेट ऑफ चेंज होता है। सिमिलरली बेटा हमारे पास फ्लक्स भी होता है जो मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज होता है। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमें क्या करना है बेटा, मैथ्स में हमें ये सब नहीं पढ़ना है। हमें मैथ्स में ये सब नहीं पढ़ना है। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है सर, मैथ्स में मैथमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना है। जैसे सर रेडियस का चेंज डी आर बाई डी टी, जैसे एरिया का चेंज डी ए बाई डी टी, जैसे वॉल्यूम का चेंज बेटा डीवी बाई डी टी, जैसे आपका पेरीमीटर का चेंज डीपी बाई डी टी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग मैथमेटिकल क्वांटिटीज का इस्तेमाल करेंगे बेटा, इनको हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर कि रेडियस का चेंज, एरिया का चेंज, वॉल्यूम का चेंज, पेरीमीटर का चेंज, ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। हम लोग इनके बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में इनके बारे में नहीं पूछा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि हम लोग पढ़ वही चीज रहे हैं लेकिन बस मैथमेटिकल क्वांटिटीज के ऊपर पढ़ रहे हैं, ना कि फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर पढ़ रहे हैं। अब मैं इसी के साथ आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ बेटा, एक डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। डायमेंशन यानी आयाम का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है। मैं तो आज भी कभी भी मौका मिलता है तो मैं इन डायमेंशंस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करता है, जानने का मन करता है।
ठीक है। तो डायमेंशंस यानी आयाम का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये जनरली बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ता है कि हाँ डायमेंशन जैसी कोई चीज है, एग्जिस्ट करती है या फिर उसका कोई महत्व भी है या नहीं है। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए बच्चा लोग, आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो बेटा हमारे पास कुल मिला के 3 डायमेंशंस अभी को लिए स्पेशल डायमेंशंस रहते हैं, 3 स्पेशल डायमेंशंस, जिसमें पहला डायमेंशन को हम लोग सीधा सीधा बोलेंगे सर 1 डायमेंशन बोलेंगे, पहला आयाम जिसे बोलेंगे। दूसरे को और क्या बोलेंगे सर 2 डायमेंशन बोलेंगे, जैसे 2D आप लोग बोलते हो, ठीक है, 2 डायमेंशन दूसरा आयाम जहां पर आ जाता है। और तीसरे को हम लोग क्या बोलेंगे सर 3 डायमेंशन बोलेंगे, यानी तीसरे आयाम की चीज को हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशन, ठीक है। तो मेरी बात को समझना कि सर 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन से आप बताना क्या चाहते हैं, वो चीज को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ठीक है। वो चीज को अगर हम लोग ध्यान से सुने तो मैं कहता हूं कि सर जैसे जितनी भी लेंथ होती है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, लेंथ जो होती है ये हमेशा 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। लेंथ जो होती है वो हमेशा 1 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। अगर मैं एग्जांपल आप लोगों को दूं तो आप कहेंगे सर हाइट जो होती है, हाइट भी एक तरह की लंबाई होती है, और ब्रेथ जो होती है ये भी सर एक तरह की लंबाई होती है। सर रेडियस जो होती है ये भी एक तरह की लंबाई होती है। पेरीमीटर जो होता है सर वो भी एक तरीके का लंबाई ही होता है। तो ऑल दीज क्वांटिटीज आर 1 डायमेंशनल क्वांटिटीज। ये सभी के सभी क्या है बेटा, ये 1 डायमेंशन क्वांटिटीज हैं, 1 डायमेंशन पहले आयाम की क्वांटिटीज हैं। तो इनकी जो यूनिट होगी ना बेटा, इनकी जो यूनिट होगी, इनकी यूनिट को आप लोग या तो मीटर लिखोगे, या तो सेंटीमीटर लिखोगे, या तो किलोमीटर लिखोगे। ऐसे करके आप 1 डायमेंशन वाली यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे बेटा, 1 डायमेंशन यूनिट्स का इस्तेमाल करोगे। इनके जो यूनिट्स होंगे, ठीक है, इनके जो मात्रक होंगे वो आप 1 डायमेंशन क्वांटिटीज में लोगे। लेकिन जो 2 डायमेंशन होता है बेटा, 2 डायमेंशन निकाल कर देता है आपको एरिया। क्या निकाल कर देता है बेटा, क्षेत्रफल निकाल कर देता है। तो क्षेत्रफल में एग्जांपल क्या क्या आ जाता है सर, क्षेत्रफल में एग्जांपल आ जाता है आपका, एक तो सर एरिया आ ही जाता है, एक बेटा आप लोगों के पास सरफेस एरिया आ जाता है ना। सरफेस एरिया में क्या क्या आ जाता है सर, LSA आ जाता है, CSA आ जाता है और TSA आ जाता है। ये तीनों आपके सरफेस एरियाज में आ जाते हैं। LSA यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और CSA यानी सर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपका जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। तो इनका जो यूनिट सिस्टम होता है, यानी जब भी आप इनके यूनिट लिखोगे तो या तो आप मीटर का स्क्वायर लिखोगे, या तो आप सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखोगे, या तो आप किलोमीटर का स्क्वायर लिखोगे। ऐसे करके स्क्वायर में आप लोग इसकी यूनिट्स को प्रेजेंट करते हो बेटा, किसमें, स्क्वायर में प्रेजेंट करते हो। जबकि 3 डायमेंशनल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो 3 डायमेंशन क्वांटिटी में बेटा आपका वॉल्यूम आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसको हम लोग आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयतन कहते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल में बेटा सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम ही आता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ हमारे पास वॉल्यूम ही आता है, आयतन ही आता है। तो इसका यूनिट कितना हो जाता है बेटा, इसका यूनिट आप लोग लिखते हो या तो मीटर का क्यूब लिखते हो, या तो आप सेंटीमीटर का क्यूब लिखते हो, या तो आप किलोमीटर का क्यूब लिखते हो। ऐसे करके क्यूबिक यूनिट्स आप लोग इसका यूज करते हो। यहां तक किसी को कोई भी सवाल है तो बच्चा लोग आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए जल्दी से बताएंगे, है ना। चलिए बढ़िया। तो हमें डायमेंशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ गया। कैपेसिटी बेटा वॉल्यूम को ही कहते हैं ना, कैपेसिटी वॉल्यूम को ही कहते हैं ध्रुव त्यागी। कैपेसिटी अलग कोई शब्द नहीं है, बस एक उसी चीज को बताने के लिए एक सिनोनिम है, ठीक है, एक सिनोनिम है, उसका कोई अलग मतलब नहीं है। डन, कैपेसिटी वॉल्यूम ही होता है। यस, वेरी गुड कार्तिक। एनी अदर क्वेश्चंस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, बेसिक लेवल पे सारी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि हम डायमेंशंस के बारे में क्या बात कर रहे हैं। सो डायमेंशंस क्यों पढ़े सर, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें ये नहीं बताया जाता है कि किस चीज के रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको बताया जा रहा है। तो हम लोग इस डायमेंशन के यूनिट से हम लोग आइडिया लगा लेते हैं कि स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में कौन सी चीज के बारे में हमें बताया जा रहा है। ये जरूरी होता है जानना, अगर नहीं है तो बड़ा हो सकता है 100 में से 1-2 सवाल ऐसे हों जो शायद से आपको ना बताएं कि उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ किस चीज का रेट दे रहा है, तो वो आपको पता नहीं लगेगा। सो दैट इज व्हाई वी शुड लर्न द यूनिट्स की सर कौन किस तरह का यूनिट किस तरीके के डायमेंशन को बताने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज व्हाई मैंने ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें कोई परेशानी अब नहीं है हम लोगों को।
एंड इसी के साथ थोड़ा मेंसुरेशन फॉर्मूले को देख लेते बेटा। मेंसुरेशन फॉर्मूले आप लोग अच्छे से जानते ही हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो बेटा याद करने हैं, वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। जैसे स्क्वायर का बेटा पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस और एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, क्यूब यानी घन का, घन कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, घन कहते हैं, इसका एलएसए टीएसए और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। क्यूबॉइड यानी घनाभ कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं, घनाभ में एलएसए टीएसए और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। सिलेंडर को बेटा बेलन कहते हैं, ठीक है, बेलन कहते हैं, बेलन में बेटा सीएसए टीएसए और वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। स्फीयर को बेटा गोला कहते हैं, जो बर्फ का गोला होता है ना वैसी वाला गोला, तो सीएसए टीएसए वॉल्यूम का ये सब फॉर्मूला हो जाएगा, ये सब आप लोग देख सकते हैं। बेटा फ्रस्टम की देखो रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्रस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि फ्रस्टम आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बाकी फ्रस्टम का फॉर्मूला अगर आप बनाना चाहें तो फ्रस्टम का जो सीएसए का फॉर्मूला होता है, जहां तक मुझे याद है उसका फॉर्मूला होता है पाई R1 प्लस R2 टाइम्स ऑफ L होता है। टीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो बेटा पाई R1 प्लस R2 L प्लस पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और वॉल्यूम का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 R2H होता है। कुछ इस तरीके से फॉर्मूला होता है, जहां तक मुझे ध्यान है ये फॉर्मूले रहते हैं, ठीक है। मुझे भी कंफर्म, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसे ही कुछ फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। कभी भी आपसे फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बेटा, फ्रस्टम के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा बेटा, ये बात याद रख लो, ठीक है। फॉर्मूले हैं तो बेटा वो तो आप किताब में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेटा एक क्वेश्चन जहां से हमें एग्जाम्पल समझ में आएगा कि सर हम करने क्या वाले हैं। सपोज करिए मैं आपको कहता हूँ कि सर किसी कोण का नुकीला पार्ट कट करने से फ्रस्टम बनता है। हाँ जी, छिन्नक कहते हैं हिंदी में उसे, ठीक है, छिन्नक कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, मैं आपको कहता हूं कि रेडियस ऑफ अ सर्कल इज चेंजिंग एट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सवाल आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, सवाल ये पूछ रहा है कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या जो है, किसी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड इसकी दर से बदल रही है, तो मुझे बताइए जब उसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर रही होगी तब उसके क्षेत्रफल के बदलने की दर कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अगर करना चाहते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, बहुत आसान सॉल्यूशन है, इसे ध्यान से सुनिएगा। कि हमने कहा सर हमें ना गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि जब हमें क्षेत्र, सॉरी, जो त्रिज्या के बदलने की दर है, यानी रेडियस का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम हम लोग देखेंगे तो हमें कितना दिया है सर, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया। कितना दिया बेटा, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और हमें कब दिया गया बेटा, जब आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर होगी तब के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मांगा गया, एरिया का, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे बेटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एरिया का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में डीए बाई डी टी हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा 2 पाई आर हो जाएगा, लेकिन आर का जो डेरिवेटिव हो जाएगा वो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। नाउ यू ऑल नो कि सर डी आर बाई डी टी की वैल्यू 5 है और आर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू को बेटा सब्सटीट्यूट कर दो, सब्सटीट्यूट यानी वैल्यू को रख दो। तो 2 पाई तो 2 पाई रहेगा, आर की वैल्यू बेटा हम लोगों ने 10 रख दी और इसकी वैल्यू बेटा 5 रख दी। सब कुछ मिला जुलाकर हमारे पास आंसर कितना आ रहा होगा, हमारे पास आंसर हो रहा होगा 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आ रहा होगा। बताइए सभी को समझ में आया, यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं जल्दी से।
बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, हद ही आसान कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या ही फॉर्मूला लगाओ, डिफरेंशिएट करो, वैल्यू रखो और टाटा, अपना आंसर हाथ में है। इतना आसान कॉन्सेप्ट है कि बेटा ये तो बस मैंने एक क्लास ले ली है, वरना तो इसे एक क्लास पूरा देने का भी मन नहीं करता कई बार तो मुझे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इतना ही है, बस इतना ही है, लिटरली इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं करना है बेटा। हद से हद इस क्वेश्चन में क्या होता है कि 2 बार हमें डिफरेंशिएट करना पड़ सकता है, कुछ क्वेश्चंस की जरूरत होती है, वरना ये क्वेश्चन इतने ही आसान है, मक्खन की तरह खाते जाना बेटा इन क्वेश्चंस को। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, जो चीज आपको गिवन है उस पर अपना पूरा ध्यान रखें, और जो चीज का रेट मांगा गया उसका फॉर्मूला आप लोगों को मालूम होना चाहिए। बस इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। डन है बच्चा? ठीक है, सभी तैयार हैं? तो मैं धीरे धीरे dr by dt से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा, dr by dt से मल्टीप्लाई क्यों किया? चेन रूल नहीं मालूम बच्चा लोग? चेन रूल नहीं मालूम? इधर देखो, अगर आप एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर लिखते हो ध्रुव, है ना, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। कल की क्लास में मैंने पैरामीट्रिक इक्वेशन में ये चीज समझाया था कि अगर मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो एरिया का डेरिवेटिव क्या जाएगा सर? डीए बाई डी हो जाएगा, है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं। तो पाई आर स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आप लोग कहोगे सर 2 पाई आर तो होगा, लेकिन वेरिएबल कौन था? वेरिएबल तो आर था ना सर। और आर को अगर मैं टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो चेन रूल से डी आर बाई डी टी नहीं आएगा? बताओ हाँ या नहीं? दुर्गा की जल्दी से बताओ, समझ में आ गया? चलिए बढ़िया, बात समझ में आ गई, ये अच्छी बात है। एंड गलती करनी नहीं है बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना है कि सर हम लोग जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में ही करते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो चेन रूल में डी आर बाई डी टी का आना तय है, ये होगा ही होगा। ठीक है, रेट ऑफ चेंज हम लोग समय के हिसाब से देख रहे हैं, तो समय के हिसाब से ही हम लोग बात भी करेंगे। तो अब तैयार है? तो बेटा छोटे छोटे सवाल में यहाँ पर आप लोगों को देना शुरू कर रहा हूँ। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से कितना होना चाहिए गाइस? मैं 60 सेकेंड दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आराम से सॉल्व करके बताइए। शिवम कुमार, ओके, शिवम कुमार, ये शिवम आप ही का अकाउंट है क्या? नाम चेंज कर दिया? जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, नाम चेंज कर दिया ना आपने? या ये पुराने एनडीए वाले शिवम कुमार हैं? कंफ्यूजन बहुत होता है, इतने सारे नाम आ जाते हैं ना, कंफ्यूजन बहुत होता है। एक तो शक्ल भी नहीं दिखती मेरे को, बहुत मुश्किल से ही दिख पाती है। एंड ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर गलत क्यों आ रहा है? क्या हुआ, कैलकुलेशन इतनी वीक पड़ गई? चलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर यहाँ पर हम लोगों ने 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड यानी 20 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड हवा भरी जा रही है बेटा एक बलून के अंदर। तो अब मैं इस क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से पता है क्या पता लगा सकता हूँ कि सर इसने पक्का मेरे को एक 3 डायमेंशन क्वांटिटी की रेट ऑफ चेंज दी है, यानी मैं डीवी बाई डी टी यहाँ पर बिना सोचे समझे लिख सकता हूँ। इसीलिए मैंने बेटा आपको डायमेंशन पढ़ाया था, इसीलिए मैंने आपको डायमेंशन का आइडिया दिया था कि अगर हम लोग क्यूब को देख रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब को देख रहे हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब का माने सर पक्का हम लोग वॉल्यूम का डेरिवेटिव यहाँ पर देख रहे होंगे, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज आपको दिया जा रहा है। देन बोल रहा है कि सर फाइंड एट व्हाट रेट द रेडियस ऑफ द बलून इज चेंजिंग, यानी वो आपसे डी आर बाई डी टी की वैल्यू मांग रहा है कि रेडियस यानी त्रिज्या कितनी तेजी से चेंज हो रही है। कब बेटा? जब आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर थी, जब आर की वैल्यू आपके पास 5 सेंटीमीटर थी तब के बारे में ये पूछा जा रहा है। तो पूरे क्वेश्चन को जब हम लोगों ने पढ़ा तो हमारे पास ये 3 मोटी मोटी चीजें पता लगी। तो हम लोग कहेंगे सर हमें
वॉल्यूम का फॉर्मूला दिया जा, वॉल्यूम का रेट दिया जा रहा है और dr बाई dt हमसे मांग रहा है, तो क्यों ना वॉल्यूम का फॉर्मूला ही चला दे। वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी स्फीयर का होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो dv अपॉन में dt हो जाएगा। 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव बेटा इसका हो जाएगा 3r स्क्वायर और dr बाई dt हो जाएगा, ठीक है, dr बाई dt हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, आपको dv बाई dt की वैल्यू मालूम है, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी बेटा, dr बाई dt की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या कहेंगे सर, dr बाई dt जो होगा, dv बाई dt की वैल्यू कितनी है बच्चा, 20 है, तो 20 के अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। तो 20 तो 20 है ही, 4 तो 4 है ही, पाई r की वैल्यू कितनी है सर, r की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये 4 के टेबल में 5 बार कट गया, 5 के टेबल में ये 5 बार कट गया, तो मेरा आंसर 1 अपॉन में 5 पाई आ जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बताइए सबको क्लियर हुआ या किसी को फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स गाइस, जल्दी से बताएंगे। इज दैट क्लियर? आज के लिए, आज भर के लिए नाम चेंज किया उन्होंने, आज भर के लिए मतलब आज के लिए, कल के लिए वो वापस से पुराना नाम रख लेंगे। चलिए बढ़िया, समझ में आया सभी को? किसी को कोई भी दुविधा है तो बेटा पूछ सकते हैं, क्योंकि पहला सवाल है तो मैं थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। चलिए मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल ये कह रहा है कि सर किसी वर्ग का जो भुजा है वो इंक्रीज हो रही है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, ठीक है, तो बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर कितना होगा। इन चारों में से थोड़ा सोच समझ कर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बेटा, काफी आसान सवाल है एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स। चलिए जल्दी से बताएंगे, इसके लिए आप लोगों को 60 सेकंड मिलते हैं। अगेन सोच समझ कर आंसर करेंगे। चलिए बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा, बहुत कम बच्चों का आंसर आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे इसमें क्या बोल रहा है कि सर किसी वर्ग की जो भुजा है वो इंक्रीज कर रही है इतनी तेजी से, यानी कि अगर मान लो सर मैंने साइड को x मान लिया तो इसने मुझे dx बाई dt दे दिया बेटा, dx बाई dt दे दिया कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड दे दिया dx बाई dt। तो ये मेरे से कह रहा है कि सर मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए, एरिया का रेट ऑफ चेंज ऑफ बताइए कितना होगा, और वो भी इन टर्म्स ऑफ पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर कितना होता है सर, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, यानी 4x हो जाता है। कितना हो जाता है, 4x हो जाता है, ये पेरीमीटर हो जाता है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा dA अपॉन dt बन जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा, dA अपॉन dt बन जाएगा।
और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जबकि चेन रूल से बेटा dx बाई dt भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर dx बाई dt की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो यानी आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आपको dA बाई dt किसके बराबर मिलेगा बेटा, dA बाई dt मिलेगा 2x इंटू में 2 मिल जाएगा, जो कि आप लोग बोलेंगे सर कितना बन गया, 4x बन गया। लेकिन 4x किसके बराबर है सर, p के बराबर है, तो मेरा dA बाई dt, ये dA बाई dt किसके बराबर आ जाता है बेटा, p के बराबर आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ सभी को? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, इज दैट क्लियर? ओके, सब शांति शांति है यहाँ पे, सब शांति शांति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ थम्स अप वगैरह है यस वगैरह कुछ बोल दिया करो, तो मैं खुद ब खुद नेक्स्ट ले लूंगा ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ इतना, देन find the rate of change of volume of the balloon at the instant when r is 2 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी फटाफट दे देंगे बेटा, एंड आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर। चलिए इसके लिए भी आप लोगों को 60 सेकंड्स का टाइम मिलता है, सोच समझकर आंसर देंगे। हाँ बेटा, ये इजी क्वेश्चन ही होते हैं, इसमें क्या ही मुश्किल क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन बनते ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही इजी है अब इसके लिए। और मुश्किल क्वेश्चन बनाने का एक दो सवाल मुश्किल होते हैं, वो मैं लेकर आया हूँ, निश्चिंत रहिए, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा समय लग सकता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए सॉल्व करते हैं सर। इसने बोला कि रेडियस जो है वो सर चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ इतना, यानी इस क्वेश्चन में हमें जो डी आर बाई डी टी यानी रेडियस के जो बदलने की दर है वो हमें दे दी गई है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे दी गई है। फिर वो बोलता है कि सर चेंज ऑफ वॉल्यूम का रेट बताइए, यानी dv बाई dt की वैल्यू बताइए। कब बताइए, जब r की वैल्यू कितनी रही होगी सर, 2 सेंटीमीटर रही होगी, तब बताइए। तो हम लोग कहेंगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्वियसली स्फेरिकल में कर रहे हैं, गोलानुमा में कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो dv बाई dt की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी के बराबर हो जाएगी। तो अब जानते हैं कि सर आर की वैल्यू हमें 2 दी गई है और डी आर बाई डी टी की वैल्यू भी 2 दी गई है। तो आप यहाँ से डी बी बाई डी टी की वैल्यू कितनी निकालेंगे, आप कहेंगे सर 4 पाई तो है ही, आर का स्क्वायर है तो ये भी 4 बन जाएगा, और डी आर बाई डी टी बेटा 2 बन जाएगा, 4 चौक 16 दूनी 32 पाई मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि सर ये 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखेंगे। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बताइए क्लियर हुआ बेटा? जिन जिन बच्चों के आंसर गलत हैं, जैसे निखिल दामा, रोशन ठाकुर एंड सचिन यादव, वो बताएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए ना बेटा। सही आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक मुझे भी तो तसल्ली नहीं होगी। सभी बच्चों का सही आंसर आना चाहिए, तो बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर कोई डाउट आ रहा है, मन में शंका रहता है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सीखना तो जरूरी है ना। आसान सवाल है, इसमें भी अगर गलती करोगे तो फिर मजा नहीं आएगा।
ठीक है, मजा भी तो आना चाहिए खूब सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि सर किसी क्यूब, किसी घन की जो भुजा है, एज जो है वो क्या हो रही है सर, चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 5.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द क्यूब व्हेन द एज इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आसान सवाल। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कितनी देर में दे पाता है। आई एम वेटिंग फॉर द राइट आंसर्स गाइस। 60 सेकंड्स अगेन दिए जाते हैं आप लोगों को। चलिए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है सर, जो भुजा है, अगर मैं किसी क्यूब की भुजा को x मान लूं, ठीक है, x मान लूं, तो मुझे क्या दिया हुआ है सर, भुजा के बदलने की जो दर है वो dx बाई dt मुझे कितनी दी गई है सर, 5.5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया गया है, प्रति सेकंड दिया गया है। तो ये कह रहा है सर वॉल्यूम के बदलने की दर बताइए, आयतन के बदलने की दर बताइए, dv बाई dt बताइए। कब बताइए, जब आपकी भुजा 4 सेंटीमीटर की थी, यानी x की वैल्यू कितनी थी सर, 4 सेंटीमीटर थी, तब के बारे में बताइए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे सर, हम लोग कहेंगे सर घन का जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है, वो क्या होता है, वो x का क्यूब होता है बेटा, क्या होता है, साइड का क्यूब होता है। तो अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv बाई dt कितना हो जाएगा बेटा, dv बाई dt हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt हो जाएगा। तो वैल्यू रखिए, खत्म करिए काम, और क्या करेंगे, है ना। 3x स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा सर, 3x स्क्वायर dv बाई dt की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 16, यानी 3 इंटू 16 हो जाएगा। और dx बाई dt की वैल्यू 5.5 दी हुई है, तो बेटा 5.5 जो होता है ना, वो 11 बाई 2 के बराबर होता है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया ताकि आप लोग समझ पाओ, है ना। तो 2 के टेबल में अगर मैं 16 को काटूंगा तो 8 3 जा 24, और 24 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड आ जाएगा। और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ बेटा सभी को? 100% रिजल्ट है क्या इस बार? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिरी तक बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया, बहुत बढ़िया। बच्चों ने बात रख ली कि सर ने कहा कि भाई आसान क्वेश्चन है, आंसर नहीं आने चाहिए, आंसर सबके आने चाहिए, तो डेफिनेटली बच्चों ने प्रूव किया, एंड दैट इज वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सिंपल कैलकुलेशन था, बहुत ज्यादा मल्टीप्लिकेशन भी आप लोग फोकस अगर डेसिमल से कर रहे हैं तो शायद से समय लग सकता था, लेकिन डेसिमल को अगर आपने 11/2 लिख लिया तो और आसानी से आप लोग उसे आंसर कर सकते हैं। डन है। चलिए अगला सवाल बेटा थोड़ा सा अलग है, अलग नहीं, ये भी अलग नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है। ये कह रहा है सर एक स्फेरिकल बलून है जिसमें इन्फ्लेट यानी कि उसमें हवा दी जा रही है, हवा भरी जा रही है, इतनी दर से हवा भरी जा रही है बेटा, इतनी दर से हवा भरी जा रही है। तो बताइए उसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सरफेस एरिया होगा, वो कितनी तेजी से बदल रहा होगा, जब, कब बेटा, जब यूनिट रेडियस होगा। यूनिट रेडियस बेटा आप लोगों को अगर यूनिट रेडियस मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, वरना तो आपको अटकना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। सो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू 60 सेकेंड्स अगेन फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सोच समझकर क्वेश्चन को कीजिएगा बेटा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ स्टिल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है।
चलिए, बहुत सारे बच्चों का जवाब नहीं आया इस क्वेश्चन में, लेकिन जिनका आया है वो भी कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। तो क्वेश्चन को आराम से देखिए बेटा। क्वेश्चन में बोला कि सर स्फेरिकल बलून जो है वो इतनी दर से हवा भर रहा है, यानी मुझे चीख चीख कर ये क्या बता रहा है कि सर मुझे dv/dt दे दिया गया है। ये मैं इसके लिए एक फ्रेश पेज लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिया जा रहा है सर, dv/dt यानी वॉल्यूम की जो दर है वो 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया जा रहा है बेटा। कितना दिया जा रहा है? 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये मुझे dv/dt यानी इसमें हवा भरने की जो दर है वो दी जा रही है। फिर आपसे बोल रहा है कि इसका सरफेस एरिया जो है वो कितनी तेजी से बदल रहा है, यानी आपको ds/dt आप लोगों से मांग रहा है कि सरफेस एरिया की दर कितनी है। और कब बेटा, कब पूछ रहा है? जब रेडियस जो है वो यूनिट रेडियस है बेटा। यूनिट का माने होता है इकाई। क्या होता है बेटा? इकाई होता है। और इकाई का मतलब होता है एक। इकाई का मतलब क्या होता है? एक होता है। यानी आपको बेटा रेडियस कब दिया गया? जब आपसे बोला कि रेडियस 1 सेंटीमीटर रहा होगा, तब की बात बताइए कि तब क्या हो रहा होगा। तो सर अब प्रॉब्लम ये है कि हमें एक तो वॉल्यूम का भी रेट दिया हुआ और हमसे ds/dt यानी सरफेस एरिया का भी रेट मांगा जा रहा है। तो मुझे यहाँ पे दो फॉर्मूले लगाने होंगे। एक वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। और एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाऊंगा जो बेटा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। दोनों फॉर्मूलों को लगाऊंगा और दोनों के बीच में मैं थोड़ा सा लाइन यहाँ पे गैप तैयार कर देता हूँ। और आप कहते हैं कि सर अगर मैं dv/dt की वैल्यू निकालूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 4 पाई r स्क्वायर dr/dt हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग अगर dr/dt की वैल्यू निकालते हैं तो आप कहेंगे सर dv/dt कितना है? 0.1 है। और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा। इतना आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर यहाँ से ds/dt निकालते हैं। ds/dt कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 8 पाई r dr/dt हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 पाई r dr/dt हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर ये अगर वैल्यू अगर इधर ले आए, ये वैल्यू अगर हम लोग इधर ले आए, है ना, इधर ले आए, तो क्या होगा? dr/dt की वैल्यू को हम लोग रख देंगे। क्या रख देंगे? dr/dt की वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे पास ds/dt की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? 8 पाई r इंटू में 0.1 अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर। इतना हो जाएगा बच्चा लोग। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आ गई है? तो आप कहेंगे सर 4 के टेबल में 8 जो है वो 2 बार कट जाता है, पाई के टेबल में पाई कट जाता है, r से बेटा 1 r कट जाता है। तो आपके पास बचता कितना है? 0.2 अपॉन में रेडियस। और रेडियस कितना है सर? 1 है। तो मेरे पास ds/dt कितना आ जाता है बेटा? 0.2 यानी कि 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाता है। कितना आ जाता है? 1/5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाता है। कितना? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा? 1/5 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ऑप्शन डी होगा। ओके ओके, आप लोग यही बोलना चाहते हैं कि 1/5 आंसर होना चाहिए था। मैंने गलती से ऑप्शन नंबर सी को मार्क कर दिया बेटा। ऑप्शन नंबर सी किसका आंसर था? ऑप्शन नंबर सी बेटा इसका आंसर था। dv/dt का आंसर था 1/40 पाई। कितना था बेटा? dv/dt का आंसर था 1/40 पाई। जबकि मुझे मांगा क्या गया था सर? मुझसे मांगा गया था सरफेस एरिया मांगा गया था। तो आई थिंक मैंने ही यहाँ पर एक गलती करी है। ऑप्शन सी मैंने मार्क कर दिया था। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होना चाहिए। बताइए सभी को क्लियर हुआ बच्चा लोग? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या किसी को दोबारा समझने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? क्या कोई चाहता है कि सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए इस क्वेश्चन को? जल्दी से बताएंगे बेटा, आई एम वेटिंग, है ना? चलिए बढ़िया। अब अगला सवाल बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आप लोगों को 75 सेकेंड दूंगा, तो आराम से सुनिएगा, ठीक है? रोशन ठाकुर यस बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझने के लिए चलिए देखिए बेटा, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। मैं एक बार और फटाफट इसको सॉल्व करवा देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना रह जाए।
इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर, dv बाई dt जो है वॉल्यूम के बदलने की दर जो है वो 0.1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है। आपसे ds बाई dt मांग रहा है कितना होना चाहिए और कब मांग रहा है, जब r की वैल्यू 1 मीटर होगी तब मांग रहा है। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप दो फॉर्मूले चलाएंगे, इधर से आप वॉल्यूम का फॉर्मूला चलाएंगे 4/3 पाई आर क्यूब चलाएंगे, इधर से आप सरफेस एरिया का फॉर्मूला चलाएंगे जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dv बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर dr बाई dt हो जाएगी। और यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे तो ds बाई dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ds बाई dt की वैल्यू हो जाएगी 8 पाई आर dr बाई dt हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा, 8 पाई आर dr बाई dt। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा सर, मैं यहाँ से dr बाई dt की वैल्यू को निकाल लूंगा, dr बाई dt की वैल्यू निकाल लूंगा तो dv बाई dt की वैल्यू कितनी है बच्चे, dv बाई dt की वैल्यू 0.1 है। तो 0.1 के अपॉन में क्या जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आप लोगों ने निकाली है ना बेटा, इस वैल्यू को आप क्या करो, इस वैल्यू को यहाँ पर आकर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर यहाँ से ds बाई dt की नई वैल्यू क्या बनकर आएगी, 8 पाई आर इंटू में dr बाई dt की वैल्यू 0.1 अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बेटा सिर्फ 0.2 मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर 1/5 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप एक बार अपने हाथ से इसे ट्राई जरूर करिएगा। अगला सवाल ध्यान से सुने, ये क्या कह रहा है कि सर लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है कि मेटल एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, ये मेटल का प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो ये कह रहा है किसी रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट को अगर गर्म किया जाए, रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट को गर्म किया जाए तो उसकी जो लेंथ है वो लेंथ समय के हिसाब से इस फंक्शन से चेंज हो रही है, और इसकी जो ब्रेथ है यानी चौड़ाई है वो समय के हिसाब से इस फंक्शन से चेंज हो रही है। तो बताइए इसका एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा होगा जब t बराबर 4 सेकंड रहा होगा, जब 4 सेकंड के लिए अपने प्लेट को गर्म किया होगा तो इसका एरिया कितना बदला होगा, आप लोगों को बताना है। सो आई एम वेटिंग फॉर राइट आंसर्स। काफी मजेदार क्वेश्चन है, सोच समझ कर आंसर करेंगे। 75 सेकंड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के लिए दिए जाते हैं। तुक्के ना लगाएं बेटा, तुक्के ना लगाएं, तुक्का काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इट्स अ वेरी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम। सोच समझकर सही आंसर निकालने की कोशिश करें। यस, वेरी गुड, एक बच्चे का बिल्कुल सही जवाब आया है, लेकिन वो 4.4 सेकंड में कैसे आया, ये बड़ा सस्पेंस वाली बात है। एंड काफी बच्चों के आंसर अब आने शुरू हो गए हैं, दैट इज गुड। चलिए तो सॉल्व करते हैं सर। हमें इतना मालूम है कि सर किसी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ फंक्शन हमें इतना दिया है, ब्रेथ फंक्शन हमें इतना दिया है, तो लेट्स टेक अ फ्रेश पेज, है ना। फ्रेश पेज पे इसको करते हैं कि सर एरिया जो है वो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, और लेंथ हमें कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 दिया है, ये हमको लेंथ दिया है बेटा। और ब्रेथ कितना दिया है, ब्रेथ दिया आपको 40t माइनस 3 दिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा पूरा फंक्शन हो जाएगा। दिस विल बी द कंप्लीट फंक्शन, ठीक है। तो अब इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे सर, इस एरिया को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट करेंगे यानी समय के हिसाब से इसकी दर निकालेंगे। तो सर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल चलाएंगे तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 2t माइनस 1 हो जाएगा, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा 40t माइनस 3, प्लस क्या हो जाएगा सर, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज छोड़ देंगे यानी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2 छोड़ देंगे, तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सिर्फ 40 हो जाएगा बच्चा लोग, है ना। अब आपसे बोला गया कि सर जब समय 4 सेकंड था, जब समय 4 सेकंड था, ठीक है, तो 4 सेकंड के दौरान हमारे एरिया का बदलाव कितना होगा। तो अब आप क्या करोगे बेटा, कुछ मत करोगे, आप लोग सिर्फ dA बाई dt में
t की वैल्यू को 4 सेकंड रख दोगे। तो जब t की वैल्यू को 4 सेकंड रख दोगे तो 2t - 1 2 4 जा 8 - 1 7 हो जाएगा, 44 जा 160 - 3 यानी 157 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 + 2 18 -4 करेंगे तो बेटा 14 हो जाएगा, 14 और इनटू में 40 तो है ही। अब मैं इसे अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 जा 49, 7 5 जा 35 और 9 आ जाएगा, और 7 1 जा 7 + 3 बेटा 1099 और इसका सम हो जाएगा 560। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 का 9 6 5 9 और 1659 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा, और ये हो गया मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बताइए किसी को कोई सवाल इस क्वेश्चन के अंदर? एनी क्वेश्चंस गाइस इसके अंदर? ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था जो जनरली बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो इस तरह के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन भी एनडीए में बनाए जा सकते हैं। सो वी आर रेडी गाइज, वी आर रेडी। एंड इसके बाद हम लोग तैयार हैं क्वेश्चन टाइम के लिए। हम लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। अब इसके बाद स्पेसिफिकली अगर देखें तो इजी, मॉडरेट, हाई तीनों लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों के सामने अब आएंगे। सो गेट रेडी। अभी तक मैंने आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने खुद ही गलत कर दिया था बेटा, खुद ही गलत कर दिया था। तो उन 6 क्वेश्चन में से यहाँ पर टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। और आज थोड़ा कमाल की चीज है कि ध्रुव का जो आंसर है वो बेटा टोटल 5 में से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोग 5 क्वेश्चन यहाँ पर मान के चलेंगे कि 5 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही हैं। आप अपने हिसाब से आंसर कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन गलत है। तो जिनका स्कोर 5 है वो भी बहुत बढ़िया है, जिनका स्कोर 6 है इसका मतलब वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन उन्होंने एक गलत आंसर को सही लगाकर भी गलती कर दी है। तो मिला जुला एक यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। सर ये रहा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर कोई एक क्यूब है, यानी एक घन है जिसकी जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड बदल रही है। तो बताइए उसका वॉल्यूम कितनी तेजी से बदल रहा होगा जब भुजा 10 सेंटीमीटर की रही होगी। तो इस क्वेश्चन को आप 45 सेकंड्स में खत्म करेंगे। हाँ, आपने उसे आंसर सही किया था, लेकिन मेरा ही आंसर गलत था। उस ऑप्शन में मेरा ही आंसर गलत था, इसीलिए मैं टोटल 5 क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि अगर 5 में से किसी बच्चे ने 5 किए हैं तो वो भी बहुत बढ़िया है। जिसके 6 आ रहे हैं इसका मतलब उसने बाकी 5 को तो सही किया है। तो ध्रुव त्यागी ने उस वाले क्वेश्चन को गलत करके सही मार्क्स अटेन कर लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूब। देखो आज सभी बच्चे यहाँ पर आंसर कर रहे हैं और भर भर के आंसर कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। सर हमें भुजा के बदलने की दर दी गई है, यानी कि dx/dt जो है वो हमें दिया गया कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। कब मांगा गया है सर, जब 10 सेंटीमीटर रहा होगा। x की वैल्यू जब 10 सेंटीमीटर रही होगी तब की बात कर रही है। और पूछ क्या रहा है, वॉल्यूम का दर पूछ रहा है। तो वॉल्यूम कितना होता है सर, वॉल्यूम होता है x का क्यूब। तो अगर मैं dv/dt निकालता हूं तो बेटा ये बन जाएगा 3x का स्क्वायर dx/dt बन जाएगा। बताओ कितना ही हलवा क्वेश्चन है। x की वैल्यू को जब मैं 10 रखूंगा तो x का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 3 × 100 हो जाएगा। और dx/dt 5 दिया हुआ, तो टोटल मिला के 1500 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड मेरा आंसर हो जाएगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बेटा, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर बिल्कुल